मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और आज हम गवर्नर जनरल की सीरीज़ में विलियम बेंटिक का 7 साल का कार्यकाल पढ़ेंगे। पढ़ोगे ना? उसे पढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस लेक्चर में ये रहेगा कि विलियम बेंटिक जब भारत आए तो कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ एग्जिस्ट करती थीं जिसने उन्हें फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स और पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस फॉलो करने पे मजबूर किया। इसी के माध्यम से आप सब समझाएंगे कि उनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुए, क्यों प्रेस को आज़ाद करना चाहते थे, उनके अधूरे काम को किसने किया, भारत में सती प्रथा ख़त्म करने वाला कौन है, ह्यूमन सेक्रीफाइस ख़त्म करने वाला कौन है, फीमेल इन्फेंटिसाइड की प्रथा किसने ख़त्म की, किसने ठग ख़त्म किए भारत से, किसने कुर्ग को अनेक्स किया, किसने महाराजा रणजीत सिंह के साथ रोपड़ में सतलुज की संधि की। ये सारे कंसेप्ट आपको वन बाय वन आज सारणीबद्ध तरीके से पता चल जाएंगे। चलिए चीज़ों को समझते हैं और करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट विलियम बेंटिक के समय का देखिए। विलियम बेंटिक 1828 में भारत आए हैं और 1835 तक भारत रहे हैं, लेकिन इनके टेन्योर के दौरान 1833 का चार्टर एक्ट पास होता है। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन इंग्लैंड। और ऐसा कहते हैं कि इस चार्टर एक्ट के पास होने पे एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस विलियम बेंटिक का रहा कि उस चार्टर एक्ट में किस तरह के क्लॉजेज एजुकेशन और अदर एस्पेक्ट्स को लेके लिए जाए। तो विलियम बेंटिक उस समय में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन जो पार्लियामेंट के कानून के माध्यम से होने थे उन्हें कराने में सफल रहे। अब हम इनकी जीवनी से होते हुए पीछे से आते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हों। विलियम बेंटिक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पुत्र रहे हैं, तो पिता प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। अच्छी अपब्रिंगिंग और अच्छी फैमिली में इनकी परवरिश हुई है। डिफरेंट कल्चर्स के साथ इनका एक्सपोजर काफ़ी अच्छा रहा। शुरुआत में ये 16 से 17 साल की उम्र में ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हुए। कुछ बहुत बड़े पदों पे काम किया हो ऐसा नहीं, लेकिन ये है कि बहुत ही एफिशिएंट ऑफिसर के तौर पे जाने गए। 1897 के अराउंड जब फ्रांस का नेपोलियन खुद को यूरोपियन एरियाज़ में एक्सटेंड कर रहा था, तो उस समय इटली के मोर्चे को, इटली के नॉर्दर्न मोर्चा जिसने संभाला वो विलियम बेंटिक था। तो फ्रांस से उभरता हुआ नेपोलियन, जिसके एकमात्र राइवल पूरे वर्ल्ड में है द ब्रिटिश, जिन्हें वो पहले यूरोप में ख़त्म करना चाहता है और फिर वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पे इनकी कॉलोनी है वहाँ ख़त्म करना चाहता है। उस नेपोलियन को इटली में अगर रोकने का किसी ने कार्य किया तो वह विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक की इसी योग्यता और उसके कार्य की कुशलता को देखते हुए उसे भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर बना के 1803 में भेजा गया। तो आपसे कोई भी पूछे कि विलियम बेंटिक की भारतीय एंट्री कब हुई, 1803, गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर रहते हुए एक कलंक लगा और वो कलंक था वेल्लोर की सिपोय म्यूटिनी। That Sepoy mutiny of Vellore was very important in the history, और इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं जब हमने लॉर्ड मिंटो के बारे में पढ़ा है। क्या थी ये वेल्लोर म्यूटिनी? आप सभी जानते हैं कि आज जो तमिलनाडु है, किसी ज़माने में ये मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट होता था और यहाँ पर एक जगह है वेल्लोर। वेल्लोर है यानी कि वेल्लोर का किला, द फोर्ट ऑफ वेल्लोर। यहाँ पे सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था 1806 में। क्यों किया था? क्योंकि जो मद्रास का कमांडर इन चीफ हुआ करता था, उस कमांडर इन चीफ के द्वारा यह फरमान जारी किया गया था कि ड्रेस कोड में चेंजेस किए जाएंगे। हिंदू कानों में कुंडल नहीं पहन सकते, माथे पे चंदन, मस्तक पे चंदन तिलक नहीं हो सकता, किसी तरह के रिलीजियस एम्बलम्स और पगड़ियाँ नहीं पहन सकते, मुस्लिम और मुल्लाज दाढ़ी शेव कराएंगे, मूछें रखने की अनुमति नहीं है,
इस तरह से जो ये फरमान जारी किए गए कमांडर इन चीफ की तरफ से एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड लागू करने के लिए, जिसमें कल्चरल पगड़ियों की जगह पर राउंडेड हैट और राउंडेड हैट के ऊपर गाय की चमड़ी से बनी हुई कलगी, ये चीज़ें जब लगाने की बात हुई तो उस समय इन सिपाहियों को ऐसा लगा कि हमारा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को बहुत ही रूथलेसली सप्रेस किया गया। इसमें विलियम बेंटिक कामयाब हुए, लेकिन इसकी पनिशमेंट के तौर पर कि ऐसा क्यों हुआ विलियम बेंटिक के अधीन, जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ब्रिटेन में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज करता है, उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की तरफ से सख्त हिदायत थी कि ड्रेस कोड्स के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ ना की जाए और ड्रेस कोड डिसाइड करते हुए वहाँ के लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को कंसिडर किया जाए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की इंस्ट्रक्शंस की अवहेलना करने के अपराध में इन्हें वापस बुलाया गया। तो 1807 में ये मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर के पद से पदच्युत कर दिए गए और वापस बुला लिए गए। ये इम्पोर्टेंट। ओके, अब ये ब्रिटेन में ही अपनी सर्विसेज को आगे बढ़ाएंगे। 1819 इन्हें दोबारा मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर का ऑफर आया। इन्होंने अपनी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रखी। इन्हें ऐसा लगा कि इनके ऊपर एक्शन बहुत हार्श किया गया 1807 में, जबकि नीड नहीं थी। एक पर्सन गवर्नर है और उससे डायरेक्ट गवर्नर के पद से हटा देना। इन्होंने अपने प्रोटेस्ट के तौर पर सरकारी पद ना लेने वाला तरीका अपनाया, जबकि असल में इन्हें इंतज़ार थी बंगाल की गवर्नरशिप। क्योंकि भारत में सिस्टम ये था कि बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, गवर्नर तो तीनों में था, लेकिन बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल भी था। वो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज के गवर्नर से कहीं ऊंचा कद रखता था और एज ए जनरल वो ऑल इंडिया का ही गवर्नर हुआ करता था। तो अल्टीमेटली इस वजह से ये वेट कर रहे थे कि इन्हें बंगाल की गवर्नरशिप मिले, और 1828 में वो समय आया। 1827 में इनकी नियुक्ति हुई। वही कहानी, नवंबर, भारत आने में लगेगा 3 से 4 महीने का समय। 1828 में इनकी ज्वाइनिंग होगी और 1828 से 1835 तक ये भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर जाने जाएंगे। मैंने शब्द बदल दिया, पहले मैं बंगाल के गवर्नर जनरल का वर्ड यूज़ करता था, क्योंकि इनके रहते हुए 1833 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करेगी और उस चार्टर एक्ट के तहत ये क्लॉज आ गया था कि आज से गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम ऑफ द बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा। और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। ओके, 3 पर्सन हमेशा याद रखने। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, फोर्ट विलियम का और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग, और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल की पदवी ग्रहण करने के बाद बहुत सारी चुनौतियां इनके सामने थी जिनसे इन्हें निपटना था। चुनौतियों में पहली चुनौती, जब विलियम बेंटिक का भारत में पदार्पण होता है, एडवेंट, तो अल्टीमेटली उस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल क्रंच की पोजीशन से जूझ रही थी। 1 करोड़ रुपए का एनुअल लॉस चल रहा था। कारण क्या था? अब तक आप कई सारी नई टेरिटरीज एक्वायर कर चुके थे। लॉर्ड वेलेस्ली की, लॉर्ड हेस्टिंग की, इन 2 गवर्नर जनरल की पॉलिसीज़ की वजह से आज मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट पंजाब एंड सिंध अंग्रेज़ों के पास था। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ पुलिस, सिविल सर्विसेज, मिलिट्री एंड जुडिशरी आपको प्रोवाइड करनी है, जिसमें नेचुरली खर्चा तो आता ही। लगातार इन टेरिटरीज़ को एक्वायर करने के लिए आपकी तरफ से किए गए युद्ध, चाहे वो पिंडारियों के विरुद्ध है, चाहे मैसूर के, और चाहे अभी ताज़ा 3rd एंग्लो मराठा वॉर्स, उनकी तरफ से कंपनी का बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ। सोने पे सुहागा हुई हेस्टिंग के चले जाने और
विलियम बेंटिक के आने के बीच में जो गवर्नर आए थे वो थे लॉर्ड एमहर्स्ट। और लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में ही भारत का यहाँ पर आने वाली वो कंट्री जिसे आज आप म्यांमार कहते हैं, जिसे कभी बर्मा कहा जाता था, इस बर्मा से युद्ध हुए। इन्हें एंग्लो बर्मीज वॉर कहते हैं। 1824 से 26 फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। और ये एंग्लो बर्मीज वॉर ख़त्म हुई द ट्रीटी ऑफ यंदाबू। ट्रीटी ऑफ यंदाबू, यंदाबू की संधि से फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर कंक्लूड हुआ। लेकिन इस एंग्लो बर्मा वॉर में बेइंतहा पैसा बर्बाद हुआ ब्रिटिशर्स का। तो बर्मा के साथ हुए युद्ध, मराठों से हुए युद्ध, लगातार हो रहे युद्धों ने खाली कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करने के चक्कर में खाली हो गए। और लॉस के नाम पे तो कौन कौन से कहर ना ढाए गए, ये तो पूछिए ही मत। अब हम आएंगे अपने स्टाइल पे, वो कौन से कहर थे। सबसे इम्पोर्टेंट 1813 में बेटे निखिल, चार्टर एक्ट 1813 भी आया था ना। तो हम सब जानते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तब 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर इशू किया और उस चार्टर में ये कहा कि ईस्ट के साथ आपको एक्सक्लूसिव मोनोपोलिस्टिक ट्रेडिंग राइट्स हैं। कोई और ब्रिटिश नागरिक, कोई और ब्रिटिश कंपनी ईस्ट से व्यापार नहीं कर पाएगी। 1793 का साल था, उस एक्ट पे पुनर्विचार होना था। क्या अब भी ट्रेडिंग राइट एक्सक्लूसिव बने रहेंगे कंपनी के? तो 1793 के चार्टर एक्ट ने 20 इयर्स तक कंपनी के ईस्ट के साथ ट्रेडिंग राइट्स को बहाल कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। तो उसका निपटारा अब होना था 1813 के चार्टर एक्ट से, क्योंकि 20 साल 1813 में होते हैं। 1813 में चार्टर एक्ट इशू किया गया और यह निर्णय लिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब ईस्ट में इंडिया के मामले में सिर्फ चाय के व्यापार में मोनोपोली रखेगी और कंट्री के मामले में सिर्फ चाइना। अगर कोई ऐसी कंट्री जिससे सिर्फ एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट कंपनी का होगा तो वो कंट्री चाइना होगी। वहाँ पे ब्रिटिश नागरिक और कोई ब्रिटिश कंपनी जाके ट्रेड नहीं कर सकती। और अगर भारत में अगर कोई ऐसा आर्टिकल जिसमें एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट है इनका, तो वो चाय। तो टी एंड चाइना के केस में मोनोपोली रही। व्यापार का नुकसान 1813 के बाद बहुत हुआ और यही वो दौर है जिस समय में युद्ध भी बहुत हुए। यही वो दौर है जिस समय में फ्रांस के नेपोलियन का डर भी बना रहा। अभी अभी बताया आपको, बर्मा से युद्ध हो गया। तो उधर से व्यापारिक अधिकार खत्म हो रहे हैं, इधर से युद्धों का बोझ, टेरिटरी एक्वायर करने का बोझ, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करने का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो रेवेन्यू कम हुआ, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ। इसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट हो गया, नुकसान हो गया। ऐसे में 1 करोड़ रुपए का सालाना खर्चा कम चल रहा था, नुकसान चल रहा था। इस परिस्थितियों में अब भारत जब आते हैं तो जब आए थे 1 करोड़ का घाटा में आए थे और जब गए हैं तो 2 करोड़ का सरप्लस देके जाएंगे। ये जादू कैसे किया, इस जादू को समझते हैं। तो सबसे पहले इनके रिफॉर्म्स के तौर पर जो जाने गए हैं वो हैं फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के तौर पर इन्होंने कंट्री की इकोनॉमी को सेटल करने के लिए 2 कमेटीज़ बनाई, सीक्रेट मिलिट्री कमेटी, सीक्रेट सिविल्स कमेटी। सिविल सर्विसेज और सिविल सर्वेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए कमेटी और मिलिट्री को ऑब्जर्व करने के लिए कमेटी। मिलिट्री कमेटी की रिकमेंडेशंस आई और उन रिकमेंडेशंस के आधार पर इन्होंने कार्रवाई की। कार्रवाई क्या थी? अब तक यह नियम हुआ करता था कि कंपनी अपने बेस से अगर बाहर जा कर के जो भी सैनिक सर्व करेगा उसको सैलरी तो दी जा रही है, उसके बराबर भत्ता भी दिया जाएगा, अलाउंसेस। तो ये एक तरह का दुगना भत्ता हो जाता था, डबल भत्ता।
इसे ख़त्म करने के प्रयास तो किए गए थे बंगाल में, लेकिन हो नहीं पाए थे ये सिस्टम ख़त्म। क्लाइव को भी इस प्रॉब्लम से जूझना पड़ा था। अब जब युद्ध हुआ करते थे तब तो लगातार आपको अपने बेस से बाहर जाके सर्विसेज देनी होती थी और ऐसे में डबल भत्ता बनता था। लेकिन एक समय ऐसा कि युद्ध उस लेवल पे जब नहीं भी हो रहे हैं, आप अपने गैरिसन्स, फोर्ट, कैंटोनमेंट बेस में तो भी दुगना भत्ता चलता जा रहा है। दुगना भत्ता कैंसिल करना चाहो तो भाई आप विद्रोह का डर बन जाता था कि सैनिक कहीं विद्रोह ना कर दें। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। ऐसे में विलियम बेंटिक ने देखा कि ये अनर्गल खर्चा है और मैं तो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस फॉलो करने वाला हूँ इंडियन स्टेट्स के साथ। किसी मामले में मैं दखल करूँगा ही नहीं, अग्रेशन नहीं मुझे करना। तो इन्होंने आर्मी का दुगना भत्ता ख़त्म कर दिया और ये कहा कि जो भी 400 किलोमीटर के दायरे के बाहर जा कर के, कलकत्ता से 400 किलोमीटर के दायरे के बाहर जा कर के सर्व कर रहा है तो उसे भत्ता मिलेगा, अदरवाइज़ उस रेडियस के अंदर सबका दुगने भत्ता हटा के आधा भत्ता चलेगा। तो दुगना भत्ता सिस्टम एंड। इसके तहत इन्होंने पैसा बचाया। तो सिंपली आपको कोई पूछे कि मिलिट्री का भत्ता सिस्टम किसने ख़त्म कर दिया? विलियम बेंटिक। अब आती है बात सिविल सर्वेंट्स की। सिविल सर्विसेज में क्या था? आप सभी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई उस समय उस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनकी सैलरीज बहुत कम थी। कोई इतनी कम सैलरी पे काम ना करे, लेकिन सैलरी कम रखने का तर्क कंपनी के डायरेक्टर ये देते थे कि हम कंपनी के ऑफिसर्स को ये आज़ादी देते हैं कि वो भारत में प्राइवेट ट्रेड भी कर सकते हैं। कंपनी तो ट्रेड करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर भी ट्रेड कर सकते हैं, इससे उन्हें मुनाफा होगा और वो मुनाफा उनकी सैलरी की कमी को कंपनसेट कर देगा। अब इस क्लॉज के बेसिस पे कंपनी तो ट्रेड करती थी, कंपनी के ऑफिसर भी ट्रेड करते थे। और 1770 के समय में जाकर के तो एक करिश्मा ही हो गया। कंपनी डूब रही थी लेकिन कंपनी के ऑफिसर करोड़ोंपति बन रहे थे, क्योंकि जो ट्रेड कंपनी का होना था वो बेनिफिट ऑफिसर्स ने उठाए प्राइवेट ट्रेड कर करके। कंपनी नुकसान में गई, ऑफिसर फ़ायदेमंद रहा। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सामने ये परिस्थिति खड़ी थी कि इन कंपनी के ऑफिसर्स को इस करप्शन से, भारतीय राजा और भारतीय अफसरों से ये जो ब्राइब लेते हैं, रिश्वतें, ये जो ट्रेड में माल प्रैक्टिसेस करते हैं, इनसे कैसे रोका जाए। तो कॉर्नवालिस 1786 से 1793, तो कॉर्नवालिस के समय में ये निर्णय लिया गया कि कंपनी के ऑफिसर्स का प्राइवेट ट्रेड एबोलिश करो और ऑफिसर्स की सैलरी दुगनी कर दो, तनख्वाह इन्हें अच्छी मिलनी चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 1500 रुपये तनख्वाह पाता था और जितना रेवेन्यू कलेक्शन करता था उस पर 1% शेयर भी मिलता था। तो ऐसे में सैलरी इतनी बढ़ा दी गई कि इन्हें कभी भी करप्शन करने की नीड ही ना हो। अब समय विलियम बेंटिक का। विलियम बेंटिक ये तर्क दे रहे हैं कि जब अब ट्रेडिंग राइट्स रहे ही नहीं और जब हमें एक व्यापारिक कमर्शियल बॉडी की तरह काम करना ही नहीं, तो मुद्दे की बात यह है कि ऑफिसर्स के प्राइवेट ट्रेडिंग राइट्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं उठता। अब हम एक कमर्शियल बॉडी नहीं, एक पॉलिटिकल बॉडी के तौर पर हैं। ऐसे में उन ट्रेडिंग राइट्स के माध्यम से ये कहीं करप्शन ना कर लें, उस करप्शन को रोकने के लिए जो दुगनी तनख्वाह देते थे, कोई लॉजिक ही नहीं है। ऑफिसर की तरह काम करें, इनकी सैलरी वही रहेंगी जो जेन्युइन होनी चाहिए। तो सिविल सर्विसेज और अदर ऑफिसर की सैलरीज रिड्यूस कर दी। इसके माध्यम से फिर इन्होंने खर्चा कम किया। ये दूसरा परिवर्तन। तीसरा परिवर्तन 1765 में जब मुग़ल सम्राट शाह आलम से इलाहाबाद की ट्रीटी के थ्रू बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे, दीवानी के अधिकार जिसे हम कहते हैं, तो एक तरह से ज़मीन का मालिकाना हक कंपनी का हुआ, ऐसा कंपनी मानती थी। लेकिन कंपनी ने उस समय में बहुत सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, यानी कि सरकारी दफ्तर, सरकारी प्राधिकरण और बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स, इनसे कोई तरह का लैंड रेंट या प्रॉपर्टी टैक्स नहीं वसूला, इन्हें एग्जम्प्ट कर दिया। विलियम बेंटिक का समय आया।
विलियम बेंटिक ने यह कहा कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सरकारी प्राधिकरण है, सरकारी दफ्तर हैं, इनकी एफिशिएंसी ही इनके प्रॉफिट्स का आधार बने। और ये एक तरह से प्रॉफिट मेकिंग बॉडी के तौर पे ही काम करना है, क्योंकि ये जो भी सर्विसेज दे रहे हैं उसकी यूज़र फीस तो ये ले रहे हैं। अगर जुडिशियल सर्विसेज दे रहे हैं तो यूज़र फीस ले रहे हैं, अगर म्यूनसिपल सर्विसेज दे रहे हैं तो टैक्स वसूल रहे हैं, पानी दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, दे आर हैविंग यूज़र फीस। तो इनको प्रॉपर्टी टैक्स से या इनको लैंड रेंट से एग्जम्प्ट करने का लॉजिक क्या है? ठीक है, सरकारी ही संस्थाएं हैं, बट इन्हें भी तो पे करना होगा, तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी पे करेंगी, पहला परिवर्तन। और दूसरा, जितने भी इंडिविजुअल्स अब तक एग्जम्प्ट किए गए थे लैंड रेंट देने से, उन सभी का लैंड सर्वे और असेसमेंट हुआ, उन सभी के सभी इंडिविजुअल्स को भी टैक्स एम्बिट में लेकर के आए। तो मरा हुआ इलाका जो अब तक रेवेन्यू हार्नेस करके नहीं देता था, उसे रेवेन्यू मेकिंग प्रोविंस में कन्वर्ट कर दिया, रेवेन्यू मेकिंग लैंड में कन्वर्ट कर दिया। ये बड़ी बात थी। तो यहाँ से आमदनियाँ हुई, ये तीसरा कदम था। चौथा कदम, भारत में पिंडारियों का दमन हो चुका था, पहली बात। और पिंडारियों से जो लैंड छुड़वाया गया मालवा के इलाके में, मालवा, यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों से, सिंधियों से ये प्रॉमिस लिया था कि यहाँ पे वो उन्हीं फार्मर्स को सेटल करेंगे जो उन्हें लगता है कि जिन फार्मर्स का राइट बनता है। तो मालवा के इलाके में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होने लगी, ओपियम की फार्मिंग। और इस अफीम को चाइना बेचा जाता था, क्योंकि चाइना में अफीम लेकर के चाइना से उनके पोर्सलेन्स, उनकी हर्ब्स, मेडिसिन्स और अदर आर्टिकल्स ब्रिटिश परचेज करते थे, ओपियम एक्सचेंज करते थे। अब इसका फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? सबसे पहले जितना भी ओपियम है ये वाया कराची के बंदरगाह चाइना पहुंचता था, और कराची इनके कंट्रोल में नहीं था, सिंध के अमीरों के कंट्रोल में था। और दूसरा, जो भी ओपियम लगा रहे थे ये एक नॉर्मल फार्मर की तरह बिहेव कर रहे थे, मतलब इनसे ओपियम के लिए कोई इनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी, और ये लाइसेंस फीस भर नहीं रहे थे कोई। तो ऐसे में विलियम बेंटिक ने चेंजेस किए दो। पहले तो ओपियम फार्मिंग करने के लिए आपको अब लाइसेंस चाहिए, और लाइसेंस चाहिए तो आप लाइसेंस की भरेंगे फ़ीस। और दूसरा, ओपियम कराची के बंदरगाह के वाया नहीं, ओपियम वाया बॉम्बे जाएगा, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी इनकी थी, तो जितने भी रास्ते में ट्रांजैक्शन ड्यूटीज़ देनी पड़ेंगी वो अब आपको देनी होंगी। तो इन ट्रांजैक्शन ड्यूटीज़ के माध्यम से और रेगुलराइजेशन वाया द लाइसेंसिंग, उस लाइसेंस की फ़ीस के माध्यम से ओपियम से भी लाभ कमाया। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तो ओपियम रेगुलराइजेशन भी इनके थ्रू हुई। ये चौथा तरीका पैसे कमाने का। पांचवा तरीका, अनर्गल खर्चे आपने कम किए। अनर्गल खर्चों में एक खर्चा जो जुडिशरी की ब्रांच पे आ रहा था बहुत ही फालतू। वो कैसे? आपने देखा अब तक कॉर्नवालिस का जुडिशियल सिस्टम चल रहा था। कॉर्नवालिस के जुडिशियल सिस्टम में क्या था? सबसे निचले स्तर पर जो अदालत थी वो थी मुंसिफ की अदालत, द मुंसिफ कोर्ट। और ये जो मुंसिफ कोर्ट हुआ करती थी, यहाँ पे 50 रुपये तक के मामले डील होते थे, यानी कि 50 रुपीज़ की स्टैम्प पेपर वाले तक के केसेस। मुंसिफ कोर्ट के बाद बारी आती थी कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार। और ये जो कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार हुआ करता था, इस कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार में 200 रुपये तक के मामले देखे जाते थे। कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार के बाद आता था जिला अदालत, जिला अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 500 रुपये तक के मामले देखे जाते थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आती थी प्रोविंशियल कोर्ट्स, और इन प्रोविंशियल कोर्ट्स में 1000 रुपये तक के मामले देखे जाते थे। प्रोविंशियल कोर्ट्स के बाद आती थी कलकत्ता में बनी हुई सदर दीवानी अदालत, सदर निज़ामत अदालत। निज़ामत मने क्रिमिनल कोर्ट्स, दीवानी मने सिविल कोर्ट्स, सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस। क्या ऑब्जर्व किया विलियम बेंटिक ने?
विलियम बेंटिक ने देखा कि ये सारा जो फ्लो है ये है सिविल जस्टिस का फ्लो, क्रिमिनल जस्टिस का फ्लो इससे थोड़ा अलग था। उस जस्टिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी सर्किट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये सर्किट कोर्ट्स। सर्किट कोर्ट्स का मतलब क्या था? ये एक डिस्ट्रिक्ट में साल में 2 बार बैठा करती थी, मतलब ये मूवेबल कोर्ट्स थी, और एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये 2 बार लगेंगी। अब देखिए तरीका, पुलिस ने एक पर्सन को, अक्यूज्ड को अरेस्ट किया। अब या तो उसे जमानत मिलेगी या सजा मिलेगी, ये तब तय होगा जब उसकी पेशी होगी। पेशी तब होगी जब अदालत बैठेगी। अदालत मूवेबल है, साल में 2 बार बैठती है, वेट हो रहा है उसके बैठने का। तब तक जो लोग पकड़े जाते थे उनके ऊपर वो कौन से टेन्योर में चल रहे हैं? पुलिस रिमांड पे ही चल रहे हैं ना, जब तक मजिस्ट्रेट से सुनवाई नहीं हुई। तो अल्टीमेट ऑपरेशन होता था लोगों का, दमन। एक तो ये बात पसीजती थी विलियम बेंटिक को कि ये क्या है, क्योंकि विलियम बेंटिक का मानना था कि जस्टिस डिले इज अ जस्टिस डिनाइड, और दूसरा उसका मानना था कि ये कैसा दमन है, और तीसरा उसका मानना था कि ये इतनी पेंडेंसीज ऑफ द केसेस, इतनी पेंडेंसी होंगी तो एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली वर्क कैसे करेगी। उसने कहा ये सर्किट कोर्ट्स बकवास है, खा रहे हैं, सिर्फ पैसा खा रहे हैं, नहीं चाहिए। फिर आई प्रोविंशियल कोर्ट। अब जब सर्किट कोर्ट ही नहीं बैठ रहा है तो मामले आगे कैसे जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो प्रोविंशियल कोर्ट जो कि 4 जगह पे बनाई थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 4 डिवीजन में बांटी थी, तो 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स थी। एक पटना की कोर्ट, एक मुर्शिदाबाद की कोर्ट, एक कलकत्ता की प्रोविंशियल कोर्ट, और एक ढक्का की। बांग्लादेश वाला ढाका तब का ढक्का होता था, तो तब बांग्लादेश तो बाद में बना ना, 1971 में। उसके पहले ये होता था ईस्ट पाकिस्तान, 1947 से लेके। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बना था बेटा, एक वेस्ट में और एक ईस्ट में, सारा पाकिस्तान ही था। लेकिन 1971 की लड़ाई में ईस्ट पाकिस्तान ने बांग्ला भाषा के आधार पर खुद को बांग्लादेश बनवा लिया, और तब से पाकिस्तान इतना ही रह गया वेस्ट वाला। ओके, तो कैपिटल हो गई ढाका। लेकिन जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले तो ये बंगाल था ना पूरा, इसलिए तो जब ईस्ट वाला बंगाल उधर चला गया था, जो आज हमारी कंट्री में बंगाल है वो वेस्ट वाला बंगाल है, जबकि है वो ईस्ट में, है ना। क्या खेल है इतिहास का। आओ फिर, तो अब 4 प्रोविंशियल कोर्ट थे, ढक्का, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, पटना। तो बोला कि ये प्रोविंशियल कोर्ट भी बकवास है, इसे भी ख़त्म करो। तो प्रोविंशियल कोर्ट ख़त्म कर दिए गए। क्या क्या ख़त्म किया विलियम बेंटिक ने? सर्किट कोर्ट ख़त्म किए, प्रोविंशियल कोर्ट, क्योंकि उसका मानना था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, क्या आज भी उतने ही लोग हैं जब से कॉर्नवालिस ने ये प्रबंध किया? 30 साल बीत गए, 30 से भी 37 साल। आज जनसंख्या कितनी, आज कितनी नई नई टेरिटरीज, आज भी लोग ढक्का, मुर्शिदाबाद, पटना भटकते रहें। ना ट्रेन है, ना हवाई जहाज है, ना कोई गाड़ी है। बग्गी पे बैठ के जस्टिस लेने जाएं, पता लगे बग्गी पे ही रह गए। ऐसा कैसे होगा? तो फिर इन्होंने इसको ख़त्म किया और बोला कि जुडिशियल सर्विसेज को डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकरण करना होगा। इनकी जगह पर 20 कमिश्नर्स बनाए, 20 डिविजन्स करके। देखो, 4 प्रोविंस को ख़त्म करके 20 कमिश्नर। ओके, इनको कहा गया 20 कमिश्नर्स ऑफ रेवेन्यू एंड सर्किट। मतलब जब ये कमिश्नर रेवेन्यू के मैटर से डील करते थे तब ये सीधा रिपोर्ट करते थे कलकत्ता में बने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, जो कॉर्नवालिस ने बनाया था। और जब ये कमिश्नर्स मैटर हैंडल करते थे क्रिमिनल, तो फिर ये सीधा रिपोर्ट किया करते थे किसको? जो कोर्ट आया करती थी इनके ऊपर, जैसे सदर दीवानी, सदर निजामत अदालत। आई बात समझ में? तो रेवेन्यू मैटर में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रिपोर्ट करते थे, जुडिशियल मैटर्स में रिपोर्ट करते थे अपने से ऊपर कोर्ट्स को, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन कमिश्नर्स को रिपोर्ट करते थे। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्टिंग इन कमिश्नर्स को जाती थी। तो बहुत है ना, जैसे पहले मैं हूँ,
एक बेंच है जुडिशरी की, वहाँ तो मुझे वहाँ तक जाना होगा। अब तो 20 कमिश्नर प्रोविंसेस बना दी, मेरे नियर बाय आ गया, मैं यहाँ पे भी जुडिशरी अप्रोच कर सकता हूँ। आई बात समझ में? तो जुडिशियल रीच बढ़ाई, लेकिन लाभ क्या हुआ? इतने खर्चे वाली सर्किट कोर्ट और प्रोविंशियल कोर्ट ख़त्म की, जिनके बेसिस पे किफ़ायती सिस्टम कमिश्नर वाला लेके आया, क्योंकि यहाँ पे पूरा तंत्र होता था, यहाँ पे अब अकेला कमिश्नर है, और इससे एक दूसरे पे भी आरोप लगाने का मौका नहीं मिलेगा, जिम्मेदारी से बचने का। इससे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, ऐसा विलियम बेंटिक कहता था। इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ऐसा वो कहता था। इससे अगर आपके केसेस की एरियर्स पेंडेंसी बढ़ रही है तो आपको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा और आपको कहा जाएगा जल्दी ख़त्म किया जाए। खर्चा भी बढ़ेगा, खर्चा घटेगा, पेंडेंसी घटेगी, जुडिशियल सर्विसेज लोगों को ज़्यादा मिलेंगी, और न्याय का विकेंद्रीकरण होगा, केंद्रीकरण नहीं, जुडिशियल डिसेंट्रलाइजेशन होगा। पहले तो पैसा ऐसे कटाया सर्किट कोर्ट और प्रोविंशियल कोर्ट ख़त्म करके, और दूसरा तरीका पैसा कटौती करने का, कॉर्नवालिस को एक परेशानी थी इंडियन से। वो ये कहता था कि इंडियंस के पास ना तो कैरेक्टर है, ना एबिलिटी है, ना इंटीग्रिटी है, ना कैपेबिलिटी है, ये जमांदरू ही करप्ट है, जमा ही, तो ये किसी तरह की सर्विसेज नहीं दे सकते। हिंदी में कहें तो इनका मूल ही करप्ट है, ऐसा वो कहता था। विलियम बेंटिक को ऐसे कोई परहेज नहीं थे, वो कहता था ऐसा कुछ नहीं। इतनी बड़ी टेरिटरी में इतनी सारी 20 कमिश्नर कोर्ट्स बना देना आसान बात है क्या? सर्व नहीं कराना? तो इतनी पेंडेंसीज ओवर करानी है, उसके लिए उसने भारतीयों को सर्विसेज में इंडक्ट करना शुरू किया। जैसे ये जो मुंसिफ कोर्ट है 50 रुपए के केसेस से डील करेगी, मुंसिफ की पोजीशन तक भारतीय भर्ती होंगे, लेकिन मुंसिफ कोर्ट का रुतबा बढ़ा दिया, वो मुंसिफ अब 300 रुपये तक के मैटर हैंडल कर सकता है, और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठेगा। 300 रुपये तक का भी स्टैंप वो हैंडल करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहेगा। और अब भारतीय सदर आमीन की पोस्ट तक भर्ती हो सकते हैं। सदर आमीन का मतलब है डिप्टी कलेक्टर, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो नहीं बन सकते, लेकिन डिप्टी कलेक्टर, जो आप लोग पीसीएस का पेपर देके बनते हो ना, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, वो बन सकते हो, सदर आमीन। और भारत में इंडियन जुडिशियल अथॉरिटी को देखें अगर तो ये हाईएस्ट पोस्ट हुआ करती थी, और यह हाईएस्ट इंडियन जुडिशियल अथॉरिटी हुआ करती थी, सदर आमीन, ठीक है? तो इस तरह से डिप्टी कलेक्टर लेवल पर मुंसिफ कोर्ट के नाम पर उसका स्टेटस बढ़ा करके बहुत से वो काम जो पहले यूरोपियंस ही कर पा रहे थे, वो इंडियन से कराए। इससे यूरोपियंस को जो देने वाली हाई सैलरीज थी वो खर्चा बचा, क्योंकि वो बाहर से आते थे, बीवी, झोला, झमेला, लाम लश्कर, सब सैलरी भी यूरोपियन लॉज के अकॉर्डिंग देनी होती थी। और इंडियंस को इतनी ही लाइन कह दी कि रिस्पेक्टेबल इंडियंस को मुंसिफ और रिस्पेक्टेबल इंडियंस को सदर अमीन भर्ती करेंगे, बस वो उतने में ही कहते क्या बात है, रिस्पेक्टेबल हैं। ये भी उनसे सुन के बड़ा अच्छा लगा। ओके, तो टाइटल दे के ही जान ले लेते थे भारतीयों की। तो किसी को सर, वो यही कह देते कि हम सर। ओके, कटौती कैसे कर रहा है देख रहे हो ना। तो इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में इंडक्ट करने की वजह से कटौती हुई खर्चों में, ये इम्पोर्टेंट है। अगला काम 1760 से लेके बेटा अनुराग 1730 तक 70 साल हो गए। 1830 तक 70 साल हो गए कि नहीं हो गए? पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, उसका काम क्या था? टेक्सटाइल, स्पाइसेस, प्रीशियस स्टोन्स एंड जेम्स, ये 3 चीज़ें यहाँ से ले जाना, यूरोप में भी बेचना, पूरे वर्ल्ड में भी बेचना, ट्रेड करना। लेकिन 1760 में एक कंसेप्ट बिगन हुआ। वो क्या? कोयला मिला, कोयले से पानी गर्म करके स्टीम बनाई, स्टीम को छोटी छोटी कंडक्ट्स के वाया आगे भेजा, प्रेशर क्रिएट करके, तो टरबाइन घुमाई, और टरबाइन जब घूमी तो टरबाइन के घूमने से वो सारी पुलिस घूमनी शुरू हो गई, और जब वो गरारियाँ घूमने लगी तो उन गरारियों से जुड़े हुए रॉड भी घूमने लगे, उनसे भी गरारियाँ घूमने लगी, और उनसे फिर मशीनें चलने लगी।
क्योंकि ऊपर नीचे पिस्टन होने लगे। इसी तरह के पिस्टनों से टेबल फैन भी बनते थे। पिस्टन ऐसे ऐसे होता था तो पंखा चलता था। पिस्टन से गाड़ियाँ, पिस्टन से जो हैंडलूम थी वो पावर लूम हो गई, अब हाथों से नहीं चलती, जुलाहे की मशीन। तो इस तरह से एक नारा गूंजा पूरे यूरोप में, कोल फॉर द स्टीम, स्टीम फॉर द पावर, और इसके बेसिस पे इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब 70 साल हो गए उस इंडस्ट्रियलाइजेशन को। अब उन्हें इंडिया का टेक्सटाइल, स्टोन्स और भारत के स्पाइसेस नहीं चाहिए। अब उन्हें भारतीय बाज़ारों में अपना बना हुआ सामान बेचना है। तो इंडिया को वो एज अ मार्केट चाहते हैं, और भारतीय जंगलों से, भारतीय खदानों से रॉ मटेरियल चाहिए। क्योंकि अब अगर वो इंजन बना रहे, बड़े बड़े शिप बना रहे हैं, 1814 में पहला स्टीफनसन ने पहला रेलवे इंजन दौड़ा दिया। इंजन है, रेल की पटरियां हैं, स्टीम, इतने बड़े बड़े शिप हैं, मशीनें हैं, फैक्ट्रियां हैं। अब क्या चाहिए? अब कोयला चाहिए और लोहा चाहिए। तो भारत में कोल एंड आयरन माइनिंग को प्रमोट करता है विलियम बेंटिक। तो इससे भी क्या अर्न होगा? रेवेन्यू। देखा रिलेशन कैसे बदलते हैं। और भारत में टी, कॉफ़ी, जूट, शुगर केन, इंडिगो, इनकी फार्मिंग को प्रमोट किया किसने? विलियम बेंटिक। क्योंकि अब उनके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आवश्यकता क्या है? इन चीज़ों की एज अ रॉ मटेरियल। चीनी बनाने के लिए शुगर केन, बड़े बड़े शिप में कार्गो जाएंगे, उन्हें पैक करने के लिए जूट, धागा बनाने के लिए कॉटन रॉ मटेरियल के तौर पर, कपड़े को रंगने के लिए इंडिगो। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और इंग्लैंड में जिसकी भारी मांग है, भारत की आसाम की और दार्जिलिंग की चाय, कर्नाटक के कुर्ग के इलाकों की कॉफ़ी, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता है। तो इस तरफ प्रमोट किया। तो यहाँ से आमदनियों के जरिए नहीं बढ़ाए, इससे आमदनी हुई। अब तक 1820 तक मद्रास को और बॉम्बे को तो रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम मिल गया था। उसके ऊपर की अगर हम बात करें तो दिल्ली और पंजाब के रीजन में, यूनाइटेड प्रोविंस में, इसे यूपी वर्ड को अपर प्रोविंस भी कहते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस भी कहते हैं, कभी कभी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस भी कहते हैं, ये यूपी ही है। इस रीजन को मैकेंजी और मेंटकाफ ने एक रेवेन्यू सिस्टम दिया था, महलवाड़ी, लेकिन वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा था। अब पर्सन आएगा विलियम बेंटिक, और विलियम बेंटिक इस रीजन में जो इसी महलवाड़ी सिस्टम को आगे कंटिन्यू करेगा। लेकिन कैसे? फील्ड मैप मंगाए जाएंगे। फील्ड मैप, जैसे आपके खसरे तैयार होते हैं ना, नंबर, खसरा नंबर सारे, फील्ड मैप। तो फील्ड मैप और ऑन फील्ड जो डाटा रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं, वो डाटा रजिस्टर्स। तो पहली बार कोई गवर्नर जनरल जो फील्ड मैप और डाटा रजिस्टर्स के बेसिस पर रेवेन्यू सेटलमेंट करने वाला है, वो विलियम बेंटिक। इससे आमदनी बढ़ गई उसी यूनाइटेड प्रोविंस से। इतने कार्य करना किसी फाइनेंसेस को ठीक करने के लिए बहुत होता है बेटा। केस स्टडी मिल गई आपको, कल को परेशान हो गए अगर ऑफिसर बन के, तो ऐसे कार्य करना, कटौतियाँ करना, बढ़ावा करना, ग्रोथ करना, और क्या चाहिए आपको? और वॉर्स नहीं करना, अग्रेशन नहीं करना, स्टेबिलिटी रखना। तो ये सारी चीज़ें करके 1 करोड़ नुकसान वाली सरकार को 2 करोड़ के नफ़े में डाल दिया इस बंदे ने। तो फाइनेंशियल रिफॉर्म के तौर पे ये जाना जाता है। अब हम बात करेंगे इनके द्वारा किए गए जुडिशियल रिफॉर्म्स, क्योंकि जुडिशरी के बारे में पढ़ाया ही है, तो अब इसके लगे हाथ जुडिशियल रिफॉर्म्स को भी पढ़ लेते हैं। जुडिशियल रिफॉर्म्स क्या किए इन्होंने अमनदीप? आओ समझाएं। देखो, एक तो रिफॉर्म इनका आपको पता लग गया, इतने ही रिफॉर्म नहीं किए इन्होंने, और भी रिफॉर्म्स किए। देखो बच्चे, आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। 1833 के चार्टर एक्ट में ना एक प्रोविज़न ये भी था कि आप नई प्रोविंस बना सकते हैं, था ना। उस प्रोविज़न का लाभ उठाते हुए इन्होंने एक प्रोविंस बनाई भी थी, आगरा। 1833 के एक्ट से कौन सी नई प्रोविंस एग्जिस्टेंस में आई? आगरा। तो आगरा प्रोविंस बना करके इन्होंने वहाँ पर जुडिशियल सेटअप लगाया, ताकि वहाँ के नियर बाय एरिया के लोगों को
जुडिशियल सर्विसेज वहाँ से मिल पाए। ये पहला परिवर्तन। दूसरा, सदर दीवानी अदालत, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया इन द सिविल केसेस। सदर निजामत अदालत, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया इन द क्रिमिनल केसेस, कलकत्ता में थी। हेड कौन करता था? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के मेंबर। अब आप पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा के थे सिर्फ, आज यूनाइटेड प्रोविंस आपके पास है, दिल्ली तक पहुंचे हुए हैं आप। अब वहाँ पर किसी को किसी तरह की पिटीशन फाइल करनी है तो सदर निजामत अदालत, आज आपको मैं कह दूँ कलकत्ते जाके केस लड़ लो दिल्ली से, सारी ट्रेनें होते हुए नॉट पॉसिबल। तब तो मान लीजिए घोड़ा गाड़ी में, बग्गी में बैठे हैं और बस चली जा रहे हैं, 15-15, 20-20 दिन कलकत्ता पहुंचने में लग रहे हैं। इतने में जिसके खिलाफ पटिशन है वो पीछे से आपका काम कर गया आ करके। तो ये तो सही नहीं है, ये कैसा जस्टिस सिस्टम है? ऐसे में इलाहाबाद में भी एक सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत बनाने का काम किसने किया? इन्होंने किया, क्योंकि कलकत्ता से इलाहाबाद मिडल, तो वहाँ पे भी सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतें बनाई गई। ये भी एक तरह का डिसेंट्रलाइजेशन का एक्ट है टू जुडिशरी। अगला क्या हो रहा था? इनका मानना ये था कि लॉ प्रॉपर डिस्पेंस हो, उसके लिए कोर्ट की लैंग्वेज पे फोकस करना है। अब कोर्ट लैंग्वेज की क्या कहानी थी? अदालतों की भाषा थी फारसी, पर्शियन। इनका मानना था कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन है हिंदू, ना फारसी उन्हें समझ आती। मुसलमानों में भी एलीट क्लास, एरिस्टोक्रेटिक क्लास को ही फारसी आती है, बाकियों को तो नहीं आती। और अब हमने इतने सारे जज बना दिए, इनको तो बिल्कुल ही फारसी नहीं आती। तो जब ना जज को आती और ना विक्टिम को और अक्यूज्ड को आती है, तो फिर ऐसी लैंग्वेज का क्या करना? तो लोअर कोर्ट्स में वर्नैकुलर लैंग्वेज यूज़ होगी, यानी कि जो वहाँ की बोलचाल की भाषा है, अरबी है, फारसी है, उर्दू है, मराठी, गुजराती, हिंदी, जो भी वर्नैकुलर। और हायर कोर्ट्स में इंग्लिश। तो फारसी को हायर कोर्ट से रिप्लेस करके इंग्लिश से सेटल किया और लोअर कोर्ट्स में वर्नैकुलर लैंग्वेजेस। ये जुडिशियल रिफॉर्म्स के तौर पे इन्होंने दिया। और बाकी मैं पहले फाइनेंस वाले में समझा चुका हूँ कि इन्होंने सर्किट कोर्ट और प्रोविंशियल कोर्ट्स ख़त्म किए, 20 कमिश्नर्स इंस्टॉल किए और इंडियंस का स्टेटस रेज किया, उन्हें पोजीशन प्रोवाइड की। ओके, यही था जुडिशियल रिफॉर्म का खेला। अब बात आती है कि इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स कौन से किए। सुनिए, भारत में कई तरह की प्रथाएं धर्म से जोड़कर प्रचारित की गई थी, जिन्हें अब एक तरह का सोशल इविल कहा जाता था। इनमें नर बलियां देना, ह्यूमन सैक्रिफाइसेस, इनमें बच्ची के जन्म के बाद, लड़की के जन्म के बाद उसे मार देना, फीमेल इन्फेंटिसाइड, और इनमें किसी विधवा को उसके पति की चिता पर जिंदा जला देना, सती। ये 3 प्रथाएं बहुत जटिल थी, बहुत पुरानी थी। ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट था ह्यूमन सैक्रिफाइसेस को रोकना इनके एंड पे। कुछ पहाड़ी आदिवासी हुआ करते थे, वो इस रस्म को बहुत ही पायस माना करते थे। देवी काली को खुश करने के लिए नरमुंड की बलि, नर बलि तो देनी होगी, ह्यूमन सैक्रिफाइस करना होगा। इस प्रोसेस को रोकना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ब्रिटिश साइकोलॉजी में और ब्रिटिश सोसाइटी में से एक अमानवीय, इनह्यूमन प्रैक्टिस माना गया कि ह्यूमन सैक्रिफाइस आप कैसे कर सकते हैं, नॉट एट ऑल पॉसिबल। फिर ऐसा माना जाता था कि मेघालय क्या है, 3 पहाड़ों का समूह ही तो है, गैरो, खासी, जांतिया। और इन पहाड़ों को नाम कहाँ से मिला? 3 आदिवासियों के समूह ही तो हैं, गैरो आदिवासी, खासी आदिवासी और जैंतिया आदिवासी। इनमें से जो जैंतिया का इलाका है, वहाँ का शासक ऐसा माना करता थे कि जो ब्रिटिश प्रोविंस के लोग हैं उन्हें एब्डिक्ट करके बलि के तौर पर चढ़ा दिया करता था, देवी को खुश करने के लिए। तो जैंतिया के इस राजा के भयावह कृत्यों से परेशान था बेंटिक। ये क्या है भाई? तो ह्यूमन सैक्रिफाइस
लॉ ला के मतलब एक्ट ला के बंद किया गया। और दूसरी बात, इसे पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया, सिर्फ एबोलिश ही नहीं, इसे ऑफेंस भी बनाया गया। और यही कारण बनेगा 1857 के समय के बाद जो आदिवासियों के विद्रोह होंगे। आदिवासी विद्रोहों का एक बहुत बड़ा कारण विलियम बेंटिक के उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना, क्योंकि नरबली उनके लिए बहुत बायस है। और आने वाले दिनों में आप ट्राइबल रिवॉल्ट पढ़ेंगे जिनमें नरबली क्यों रुकवाई, ये एक कारण होगा जिनकी वजह से उन्हें ऐसा लगेगा कि नरबली नहीं देते हैं, इसलिए अब हमारे यहाँ पर हल्दी की खेती नहीं होती है, उस लेवल पर नहीं उगती है हल्दी, टर्मरिक नहीं होता, इमली की खेती नहीं होती, टैमारिंड नहीं होता। ये आपके नरबलियाँ रुकवाने की वजह से, हम नरबली देंगे तो ये फिर से होगा। और फिर जब सरकार एबोलिशन है और ये ऑफेंस है, ऐसे में सरकार जब उन्हें पकड़ पकड़ के जेलों में ठूसेगी तो फिर आदिवासियों का विद्रोह फूटेगा। तो विलियम बेंटिक सामाजिक सुधार के तौर पे तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाले विद्रोहों को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, रिलीजियस, सोशल, ट्रेडिशनल और कल्चरल मैटर में इंटरवीन कर गए थे। ये प्रॉब्लम। अगला, फीमेल इन्फेंटिसाइड। ईस्ट इंडिया में, ईस्ट बिहार, बंगाल में झाझरिया राजपूत हुआ करते थे। इनमें पुत्रियों को जन्म के बाद मार देना था, स्कैनिंग मशीन नहीं थी, वरना फिटिसाइड कर देते, गर्भ में ही मार देते। लेकिन अब बच्चा जन्मेगा, पता लगेगा तो भी लड़की है कि लड़का, तो फिर जन्म देने पे मार देते थे, इसलिए इसे इन्फेंटिसाइड कहा जाता। सर्वे कराए गए, रिपोर्ट मांगी गई, पता लगा केवल ईस्ट के राजपूत नहीं, वेस्ट में पंजाब हरियाणा के जाटों में और दिल्ली के आसपास रहने वाले मेवातों में और राजस्थान के राजपूतों में भी ये प्रथा है। इसे बंद करना होगा। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड एक्ट ला के बंद की गई और इसे पनिशेबल ऑफेंस भी बनाया, क्रिमिनल ऑफेंस ये रुकवाया गया, हालांकि रुकी नहीं उस लेवल पर। तीसरा एस्पेक्ट, सती। अगर आपसे कोई पूछे कि सती क्या पहली बार अंग्रेजों ने बंद की सती प्रथा, एबोलिशन, गलती है आपकी। यूरोपियंस में से सबसे पहले सती को एबोलिश करने वाले पोर्तुगीज़ थे। भारत में सबसे पहले 1498 में आने वाले पोर्तुगीज़ थे, और ये वही पुर्तगाली हैं जिन्होंने 1509-10 में गोवा ले लिया था, और गोवा में आज दिन तक पुर्तगाली कल्चर है। तो 1509-10 में जब गोवा ले लिया है तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करनी है, इसलिए 1515 में ही सती एबोलिशन कर दिया था गोवा में। तो यूरोपियंस में सबसे पहले पुर्तगाली हैं जिन्होंने सती एबोलिशन किया, और वो भी 300 साल पहले। ये तो अभी करेंगे ना 1829, वो 1515, अंदाज़ा लगा लो। उसके बाद इनसे पहले डच बंगाल के चिंसुरा और फ्रेंच तमिलनाडु पौंडीचेरी अपनी अपनी फैक्ट्री एरिया में उन्होंने भी बंद कर दी थी, सती एबोलिशन कर दी थी। अब ये हैं जो सती एबोलिशन करेंगे 1829। सती को लेकर के समय समय पर कानून बनते रहे थे, लेकिन सती प्रथा रुकी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि इनके द्वारा पहली बार प्रयास की, सती प्रथा रुक नहीं रही थी। 1812 से ही काम कर रहे थे राजा राममोहन राय की सती प्रथा रुकवाई जाए। राजा राममोहन राय इस प्रथा के घोर विरोधी थे, और खुद जब उनकी बहन के साथ ये कृत्य होने को था तब वो इसके बहुत विरुद्ध थे। वो शमशान भूमियों पर जाया करते थे, औरतों को अवेयर करते थे कि आप इसमें लोगों का साथ ना दें। बट सती प्रथा करने के कारण कई थे। एक तो ये अपर क्लासेस में होती थी, तो अगर कोई अपर से थोड़ा लो क्लास भी है और कहीं सती करा दे घर में से, तो उसका सोसाइटी में अपवर्ड मोबिलाइजेशन हो जाता था, फिर वो अपर कहलाता था। तो सती एक ज़रिया था अपना रुतबा ऊंचा करने का, क्योंकि ये बहुत ही पायस रस्म मानी जाती थी अपर क्लासेस में। दूसरा, औरत का जो निजी धन होता है उसे स्त्री धन कहते हैं, जो उसकी पुत्रियों में बट जाना होता है। औरत के धन को संपत्ति के तौर पर आपस में बांट लिया जाए, इस वजह से भी उसे जलती चिता पे लेटा दिया जाता था कि अभी टंटा ख़त्म करो और इसकी सारी संपत्ति बांटो, गहना गट्टा जो भी है। एक संपत्ति भी एक कारण था। और तीसरा, अंधविश्वास कि जो मर्द है अधेड़ उम्र का, सारी उम्र कुकर्म किए हैं और अपने कर्मों के बंधन से मुक्ति के लिए अपनी भार्या यानी कि अपनी पत्नी